ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। दोस्तों, ये डायलॉग बॉलीवुड के एवरग्रीन डायलॉग के पन्नों पे कैद हो चुका है। ये डायलॉग इतना फेमस हो चुका था उस वक्त कि आज भी 25-26 साल बाद हम कपिल शर्मा जैसे शो पे इस डायलॉग को हमेशा सुनते रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि आगे आने वाली कई जनरेशन इस डायलॉग का मजा लेते हुए दिखेंगे। स्वागत है दोस्तों विचार विद आचार के एक और ओल्ड इज गोल्ड मूवी रिव्यू सेगमेंट पे। चर्चा करेंगे 1996 में रिलीज हुई मूवी घातक पे और जानेंगे इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, घायल और दामिनी जैसे सुपरहिट मूवी के बाद राजकुमार संतोषी जी का ये तीसरा और आखिरी मूवी था सनी देओल, अमरीश पुरी और मीनाक्षी के साथ। मूवी की स्टोरी इन शॉर्ट में बताऊं तो मूवी की शुरुआत में ही हमें दिखाया गया है कि किस तरह मुंबई के एक मिडिल क्लास सोसाइटी पे कातिया जैसे एक पावरफुल बाहुबली ने अपना कब्जा जमाए बैठा रखा था और धीरे धीरे उसकी जरूरत बढ़ती रही और बात हद से आगे बढ़ती हुई कातिया उस सोसाइटी को वहां से हटाकर वहां पे अपना एक 5 स्टार होटल खोलना चाहता था। और उसी दौरान बनारस की गलियों से काशी अपने पिताजी को मुंबई ले आता है उनके इलाज के लिए और काशी भी उसी सोसाइटी पे जा पहुंचता है जहां पे पहले से उनके बड़े भैया रहते थे। मगर काशी जब इस गुंडागिरी को देखता है तो वो कातिया के खिलाफ खड़े होने का फैसला लेता है। मगर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये लड़ाई उसी के फैमिली के लिए कितना खतरनाक बन सकता है। और ठीक वैसा ही हुआ। इसी लड़ाई में काशी अपने पिताजी और अपने बड़े भैया को खो देते हैं। दोस्तों, इस मूवी में एक्शन और इमोशन का भरपूर मिश्रण है जो एक बॉलीवुड हिंदी मूवी लवर्स के लिए दमदार साबित हुआ था। जैसे कि मैंने कहा कि इस मूवी में एक्शन और इमोशन की कोई कमी नहीं है और इसी के साथ साथ मूवी की स्टोरी लाइन में काफी दम था और इसी मल्टीपल रीजन की वजह से इस मूवी ने ऑडियंस को अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट किया था। यहां तक कि IMDb ने भी इस मूवी को 7.5 रेटिंग्स दिया था। मूवी में अगर कुछ कमी थी तो मूवी के गाने। जी हाँ, मूवी में 5 गाने थे। 90s के मूवी के गाने के कंपैरिजन में इस मूवी का गाना कुछ ठंडा सा था। मगर एक गाना था जो दर्शकों को काफी पसंद आया, वो था ममता कुलकर्णी के द्वारा डांस किए गए कोई जाए तो ले आए। जी हाँ, ये गाना उस वक्त का काफी सुपरहिट गाना था और आज भी इस गाने की लोकप्रियता छोटे शहरों में हमेशा दिखता है। इस गाने को लिखा था राहत इंदौरी ने और म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने। इस गाने को गाया था अलका याग्निक और शंकर महादेवन ने। दोस्तों, अगर आपको यह बात पता नहीं है तो मैं बताता चलूं कि इस गाने को पहले कोरियोग्राफी देने वाले थे तब के फेमस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने, मगर कुछ अनजान कारणों के वजह से इस गाने को कोरियोग्राफी किया ममता कुलकर्णी ने। पहले तो कुछ अनबन बनी थी मगर गणेश आचार्य को भी ममता कुलकर्णी के कोरियोग्राफी पसंद आया और हमें वो ममता कुलकर्णी के साथ डांस करते हुए दिखे। कुछ न्यूज़ पोर्टल का यह भी मानना है कि गणेश आचार्य को कोरियोग्राफी से हटाने वाला अबू सलेम है। जी हाँ, अबू सलेम उस वक्त ममता कुलकर्णी का बॉयफ्रेंड था। आपको शायद पता होगा कि अबू सलेम कौन था। एक बड़ा गैंगस्टर था और उस वक्त गैंगस्टर के इन अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड पे काफी दबदबा रहता था। दोस्तों, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जी ने इस मूवी के लिए पहले कमल हसन को साइन किया था और जगह जगह ये पोस्टर था कि कमल हसन 5 साल बाद हिंदी फिल्मों में वापसी करने वाले थे। मगर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि कमल हसन एक तो हिंदी फिल्मों में 5 सालों से काम नहीं किया और जनता का इमोशन कुछ हद तक उनसे दूर हो चुका था, तो वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे और मेकर्स ने इसी वजह से सनी देओल को इस मूवी में कास्ट करना जरूरी समझा था। ऑब्वियस सा रीजन है क्योंकि राजकुमार संतोषी के पहले डायरेक्ट किए मूवी घायल और दामिनी जैसे मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और मेकर्स सनी देओल के साथ फिर से अपना जोड़ी बनाना चाहते थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये बता दूं कि इस मूवी को बनने में 5 साल लग गए थे। जी हाँ, ये काफ़ी लंबा टाइम होता है क्योंकि काफ़ी रुकावटें आई थी डायरेक्टर के सामने में और आखिर में 1996 में इस मूवी का शूटिंग खत्म हुआ। दामिनी और घायल में सनी देओल और मीनाक्षी का पेयर लोगों को काफ़ी पसंद आया था, इसीलिए डायरेक्टर फिर से उसी जोड़ी को स्क्रीन पे लाना चाहते थे ताकि व्यूअर्स को और एक एंटरटेनमेंट का सोर्स मिले। मगर मूवी के शूटिंग के लेट होने की वजह से मीनाक्षी इस मूवी से बैकआउट कर गई और तब जाकर डायरेक्टर ने रवीना टंडन को साइन किया था। मगर डिस्ट्रीब्यूटर को यह आइडिया पसंद नहीं आया। हालांकि 10 दिन का शूटिंग हो भी चुका था मगर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के प्रेशर पे आके 10 दिन का शूटिंग कैंसिल करके फिर से मीनाक्षी को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि वो इस मूवी को कंप्लीट करे। ये मूवी मीनाक्षी का आखिरी मूवी था क्योंकि 1995 में मीनाक्षी ने एक US बेस्ड बिजनेसमैन से शादी कर ली थी और वो बॉलीवुड से अलविदा लेना चाहती थी। मगर डायरेक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर के रिक्वेस्ट करने पर मीनाक्षी मान गई। दोस्तों, लवर बॉय के इमेज पे डेब्यू करने वाले सनी देओल अर्जुन, डकैत
त्रिदेव, घायल और दामिनी जैसे मूवी करने के बाद ये बात समझ गए थे कि ऑडियंस उन्हें किस कैरेक्टर पे देखना पसंद करते हैं, और ये किसी भी एक्टर के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि वो ये समझ जाए कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, और सनी देओल अपने शुरुआती दौर में ही इस बात को भांप लिया था। स्पेशली इस मूवी में अगर मैं सनी देओल के एक्टिंग के बारे में बात करूं तो जितना भी तारीफ कर लूं शायद कम ही होगा। मूवी के शुरुआत में दिखाए गए एक मासूम सा कैरेक्टर जो अपने पिताजी से इतना डरते हैं और अचानक खुद को इतना एग्रेसिव कैरेक्टर में बदलना, मुझे नहीं लगता कि सनी देओल से कोई भी अच्छा इस कैरेक्टर को निभा पाता था। और क्या डायलॉग, ओहो। हरामजादे, कातिया की गिरबान पर हाथ डाला तूने। हलक पे हाथ डाल के कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। हलक पे हाथ डाल के कलेजा निकाल लूंगा। सही में अगर कोई ऐसा कर सकता है तो आई एम 100% श्योर ये सनी देओल ही है जिसका ये औकात है, या फिर मैं कह लूँ जिसका ये हिम्मत है जो किसी के हलक में हाथ डाल के कलेजा निकाल ले। इस तरह का डायलॉग्स ऑडियंस को काफी एंटरटेनमेंट किया, खासकर इस तरह का जब डायलॉग दे रहे थे तो गूज़बम्स आ रहे थे हमें। और दोस्तों, मजदूर का हाथे वाला वो डायलॉग का सीन, उससे पहले ही एक एक्शन सीन होता है जो एक रेसलर को दिखाया जाता है। उस वक्त WWE इंडिया में अपना प्रचार काफ़ी कर रहे थे, काफ़ी पब्लिसिटी हो रहा था। इसी वजह से उसी पब्लिसिटी को इनकैश करके पापा सैंगो नाम का एक कैरेक्टर का कॉपी इस मूवी में हमें दिखाया गया है और सनी देओल उसी से लड़ता है। इतना ही नहीं, डायलॉग का अल्ट्रा लेवल तो हमें दिखता है शमशान पर। याद है वो फाइट शमशान पे जहां सनी देओल का बड़े भाई मर जाते हैं, उन्हें वो आखिरी का क्रियाक्रम करने जाते हैं और वहां पे वो फाइट कसम से। और क्या डायलॉग है भाई, देखने वालों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर सातों एक पाप गए तो रोक, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रोक, तेरे बाप को कुत्ता बनाया था मैंने, तुझे भी नहीं। इस तरह के फाइट सीन को, इस तरह के डायलॉगबाजी को हम अपने मोहल्ले में काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। अगर आप अपने मोहल्ले में कहीं लड़ाई अगर ऐसे देखे होंगे तो लड़ाई से ज़्यादा डायलॉगबाजी आपको दिखता होगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। अगर आपने पहले ये डायलॉग सुना है तो समझ लेना वो बंदा घातक मूवी ज़रूर देखा होगा, तभी उसको ये डायलॉग सब आ रहा है। इस मूवी में डायलॉग से भरी पड़ी है, खास करके वो शमशान का सीन। जैसे मैंने कहा कि उस जगह में कुछ डायलॉग है, मतलब रोंगटे खड़ा कर देने वाली की, जैसे कि सातों भाई को एक साथ मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, घर घुस के मारूंगा। इस तरह के डायलॉग क्या ही बताऊं, सुनूं तो खून खौल उठता है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, इस मूवी का सिर्फ एक्शन ही नहीं, सनी देओल और लेट लेजेंडरी एक्टर अमरीश पुरी जी के बीच वो बाप बेटे का इमोशन सीन, खास करके वो हॉस्पिटल वाला सीन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर सनी देओल को कहता है कि उनके पिताजी को कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पे है, और सनी देओल को अमरीश पुरी जी को ये बात बताना रहता है। तो वो इमोशन, वो एक्टिंग, मतलब क्या ही बोलूँ कि मैं हाल ही में रिसेंटली मैंने ये मूवी को दोबारा देखा, मतलब दोबारा या कितना बार भी मैंने देख लिया है इस मूवी को, क्या ही बताऊँ। मैंने रिसेंटली इस मूवी को देखा और इसी सीन पे मैं अपने खुद के इमोशन को रोक नहीं पाया। इट वॉज सो कन्विंसिंग एक्टिंग इट वॉज कि मैं क्या ही बोलूँ कि मैं अभी भी जब बात कर रहा हूँ आपसे, मैं उस सीन को याद कर पा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा सीन है, काफ़ी इमोशनल सीन है। मतलब आप अगर ये मूवी को ध्यान से देखोगे तो आपके आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। और अमरीश पुरी जी का एक्टिंग का क्या ही कहना, आप सभी को पता है वो कितने लेजेंडरी एक्टर है, चाहे वो अपने इनिशियल डेज में या काफ़ी हद तक वो विलेन के रोल ही करते थे, मगर वो जब विलेन के रोल भी करते थे तो मतलब उनका एक्टिंग ऐसा होता था कि ऑडियंस को, देखने वाले को गुस्सा आ जाता था। अगर ऑडियंस को गुस्सा आ जाए तो इसका मतलब ये है कि एक्टर काफ़ी अच्छा एक्टिंग कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव रोल हो या पॉजिटिव रोल हो, अगर वो ऑडियंस को वो टच दे पा रहा है तो अच्छी बात है। और इसी एक्टिंग के वजह से, इसी सपोर्टिंग एक्टिंग के वजह से उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड में अमरीश पुरी जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, इसी तरह का एक्टिंग, इसी तरह का परफॉर्मेंस, स्टोरी, एक्शन, इमोशन के वजह से इस मूवी ने उस साल 2 नेशनल अवार्ड भी जीते थे। दोस्तों, अगर इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की कामयाबी की बात करूं तो इस मूवी को बनाने में लगा था 62 लाख और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने ग्रॉस कलेक्शन किया था 84 करोड़, जो उस साल का हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी था। अगर इसी 84 करोड़ को अगर आज की इन्फ्लेशन रेट से देखा जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 455 करोड़ होता है। तो आप समझ सकते हो कि उस वक्त इस मूवी ने क्या धमाल मचाया था, ऑडियंस को पागल कर दिया था और ऑडियंस लाइन पे खड़े होकर आज की तरह जैसे गदर 2 का हाल है उसी तरह से बॉक्स ऑफिस में कमाल दिखाया था। और इस मूवी की सफलता को देखकर 2004 में इस मूवी का रीमेक तेलुगु लैंग्वेज में बनाया गया था अपतुडु के नाम से।
दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप भी सनी देओल के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करना तो जरूर बनता है। कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको इस मूवी का सबसे बढ़िया एक्शन सीन कौन सा लगा या फिर सबसे इमोशनल सीन कौन सा लगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, आपका कमेंट पढ़ने में मुझे अच्छा भी लगेगा। और ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी पुरानी मूवी का रिव्यू देखना है। और अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाओगे और नोटिफिकेशन ऑल कर दोगे तो मेरे हर वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।